3B सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। में जो लास्ट टॉपिक में देखना है मॉस्फेट का स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। मीनिंग अगर इनके मॉस्फेट को किसी एम्पलीफायर सर्किट में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मीनिंग एक सर्किट है जिसमें हम एक स्मॉल इनपुट दे रहे हैं और उसका एम्पलीफिकेशन हो रहा है और वहाँ पे सर्किट में कहीं पे मॉस्फेट भी अगर हमने यूज किया तो उस केस में जब उस एम्पलीफायर सर्किट की जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे, मीनिंग जब हम चेक कर रहे होंगे कि हाँ सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस क्या है, सर्किट का आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, सर्किट गेन कितना प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस टाइम नॉर्मल मॉस्फेट को लगा के हम ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मॉस्फेट का इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए होगा जिसमें जो बेसिकली सम कुछ रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को मिला के हमने और कुछ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस को यूज करके हम वो इक्विवेलेंट सर्किट वहाँ पे मॉस्फेट की जगह पे रखते हैं ताकि हम इजीली वो मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकें, गेन एंड बाकी चीजें जो भी है मॉस्फेट की वो सारी चीजें पूरे सर्किट पे हम कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट। मेनली इसी सर्किट को आगे जाके जब तुम्हें मॉस्फेट स्विच की तरह मॉस्फेट एज एन एम्पलीफायर की तरह जब एनालॉग सर्किट में देखोगे तो इसी सर्किट को बेसिकली तुम्हें उसकी एसी एनालिसिस में जब मॉस्फेट की एसी एनालिसिस पढ़ोगे तो इसी सर्किट को तुम्हें वहां पे भी यूज करना होगा कि है किस तरीके से जब मॉस्फेट किसी सर्किट में लगा है एम्पलीफायर सर्किट में तो किस तरह से उसकी एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस सारी जो है वो तुम आगे जाके एनालॉग सर्किट में पढ़ोगे। तो अभी बेसिकली इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाते हैं, क्यों सारे रेजिस्टेंसेस कैपेसिटेंसेस हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्लियर। इन जनरल जब हम मॉस्फेट की बात करते हैं तो हम एक जैसे हम एन चैनल मॉस्फेट की बात करें हम सबसे पहले एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें पी टाइप डोपिंग करा के एक सबस्ट्रेट क्रिएट करते हैं, ठीक। देन उस सबस्ट्रेट में दो वेल्स ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये वेल्स कैसे क्रिएट करते हैं, दोनों साइड पे एन टाइप की हाई डोपिंग करा के इन एरियाज में एन टाइप की हाई डोपिंग करा के हम बेसिकली यहाँ पे दो वेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। यही वेल्स आगे जाके हमारे सोर्स और ड्रेन का काम करते हैं, राइट। देन या तो हम पूरे एरिया पे ऐसे SiO2 डिफ्यूज करते हैं, बट अगर हम ज्यादा मॉस्फेट को ज्यादा सही बनाना चाहते हैं, मीनिंग एफिशिएंसी उसकी ज्यादा अच्छी रखना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम केवल SiO2 की जो लेयर है वो इस एरिया में, मीनिंग ये
जो तुम्हारे ड्रेन की और सोर्स की जो एज है वहां पे हम SiO2 लेयर को डिफ्यूज कराते हैं, उसके ऊपर एक मेटेलिक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये जो SiO2 की लेयर है वो यहाँ पे ओवरलैपिंग करे। अभी कुछ देर में समझ में आएगा कि क्यों हम ये ओवरलैपिंग नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भाई ये ओवरलैपिंग हो। बट जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो एक पॉइंट है कि भाई ये जो मॉसफेट है इसका साइज काफी छोटा सा है। ठीक है, और जब ये SiO2 की लेयर तुम इस यहाँ पे डिफ्यूज करा रहे हो इस रीजन में, वो रीजन मतलब इस साइड पे सोर्स का जो एज है और इस साइड पे जो ड्रेन का एज है, इस रीजन में जब तुम डिफ्यूज कराने की कोशिश करते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है कि भाई कुछ एरिया सोर्स का और कुछ एरिया ड्रेन का ओवरलैप हो जाता है इस SiO2 लेयर से। हम ये ओवरलैपिंग चाह नहीं रहे थे, बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लो या जब हम इसको फैब्रिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती, उस वजह से ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होने लगती है। ठीक है, देन हम इसके ऊपर ये मेटल ऐसे डिफ्यूज कर देते हैं। ना, अब यहाँ हमारे पास एक, इधर हम मेटल लगाते हैं और इधर हम मेटल फॉर द कनेक्शन लगाते हैं, है ना। सोर्स और ड्रेन पे दोनों साइड पे मेटालिक कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारा SiO2 लेयर ना आए। ठीक है ना, अब ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया और इधर ये हमारा गेट ना। अब इक्विवेलेंट सर्किट को देखने के लिए हम वन बाय वन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस देखेंगे ना। तो सबसे पहले ये जो तुमने यहाँ पे सोर्स क्रिएट किया है और इधर जो ड्रेन क्रिएट किया है एन टाइप का। अब ये जो एन टाइप का सोर्स और ड्रेन है, ठीक है, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट में फर्स्ट थिंग जो हम ऐड करते हैं वो इन सोर्स और ड्रेन का रेजिस्टेंस। सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ड्रेन का अपना एक रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट थिंग जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये रेजिस्टेंसेस है। ठीक, नेक्स्ट, अब हमें पता है कि ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट की वर्किंग तब स्टार्ट होती है जब गेट साइड पे इसको जस्ट अ सेकंड, ये तुम्हारा RS है एंड दिस इज RD। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि जब हमारे मॉसफेट की वर्किंग स्टार्ट होती है तो भाई जैसे ही हम गेट पे वोल्टेज देते हैं, गेट पे वोल्टेज देने की वजह से चैनल रीजन जो ये सेमीकंडक्टर का ये रीजन है और ये मेटल की जो प्लेट है, ये दोनों एक टाइप ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करना स्टार्ट करती हैं और उस कैपेसिटिव एक्शन की वजह से यहाँ पे चैनल क्रिएट होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक, तो अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है, इसकी इसको भी हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना होगा। तो एक कैपेसिटर हम रिप्रेजेंट करते हैं गेट और सोर्स के बीच में, CGS, और एक कैपेसिटर हम डिनोट करते हैं C, गेट और चैनल का वो रीजन जो ड्रेन के नियर बाई है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने गेट और चैनल का वो रीजन जो सोर्स के नियर बाई है। दो कैपेसिटेंस यहाँ पे ऐसे यूज किए ना। अब जो यहाँ पे चैनल क्रिएट हुआ है, ये चैनल बेसिकली इस गेट टू सोर्स वोल्टेज पे, जो हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाया है, ठीक है, उस पे बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उस गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट यहाँ पे एक करंट फ्लो होती है। जो ID करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, इस गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते हैं। यहाँ पे हम एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते हैं। ठीक है,
अब इस करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन अगर हम शो करना चाह रहे हैं तो देखो ये n प्लस है, ये भी n प्लस है, ठीक। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर सोर्स से ड्रेन की तरफ ऐसे मूव करेंगे, तो उनकी वजह से जो आईडी करंट का डायरेक्शन होगा वो ड्रेन टू सोर्स होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसमें हम करंट की डायरेक्शन शो करेंगे तो वो ड्रेन टू सोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीएम है, इसको हम ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं, जीएम वीजीएस, ठीक। एक डैश भी लगा हुआ है, अभी इसको क्लियर करेंगे ये जीएम वीजीएस डैश क्या है, लेकिन अभी के लिए हम समझना है कि हाँ भाई मेनली ये गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ये उसी के आसपास का कोई वोल्टेज ना। इतनी चीजें तो हमने देखी, ठीक। आफ्टर दैट हम जो ये बात कर रहे थे कि ये ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है, हम यही चाहते हैं कि ये ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। बट ड्यू टू फैब्रिकेशन इफेक्ट यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग की वजह से इस गेट और इस सोर्स, जो एरिया सोर्स का ये ओवरलैप हुआ है, उन दोनों एरियाज के बीच में भी एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। इस ओवरलैपिंग की वजह से भी इस गेट और ड्रेन के बीच में भी एक यहाँ पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस या ओवरलैप कैपेसिटेंस, ठीक है। ड्यू टू ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग हो गई है SiO2 लेयर की, इस ओवरलैपिंग की वजह से ये कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप कैपेसिटेंस या पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ठीक है। डिनोट करेंगे हम CGS-P, ठीक है। नॉर्मल जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा था उसको हमने CGS से डिनोट किया है, और इस वाले को हम डिनोट कर रहे हैं CGS-T से। इसी तरह से इसको हम डिनोट करेंगे CGD-P, ठीक है ना। अब एक अजम्पशन और इक्विवेलेंट सर्किट बनाते समय हम लेते हैं कि हाँ सोर्स और सबस्ट्रेट दोनों को हम ग्राउंड कर लेते हैं, सोर्स और सबस्ट्रेट दोनों को ही हम ग्राउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो नो, अब देखो यहाँ पे ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ डिप्लीशन रीजन भी होगा, यहाँ पे अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ पे कुछ पीएन जंक्शन बन रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ड्रेन साइड है, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन रीजन बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पीएन जंक्शन बन रहा है तो यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो रहा होगा ना। इधर देखो तो सोर्स और सबस्ट्रेट दोनों ही ग्राउंड है, ठीक है। तो इस डिप्लीशन लेयर की हम जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो क्योंकि हमने इन दोनों को ग्राउंड कर दिया तो हम इस पीएन जंक्शन का जो इफेक्ट है उसको कंसीडर नहीं करते, बट यहाँ ड्रेन साइड पे हम इन जनरल ड्रेन साइड पे ही VDS वोल्टेज देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है, वो डिप्लीशन रीजन इनहेंस होता है, ठीक है। और इस डिप्लीशन रीजन में, ठीक है, जो ये पीएन जंक्शन बन रहा है यहाँ पर भी अपना एक कैपेसिटेंस होगा। हमने देखा है कि जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई पीएन जंक्शन में भी दो डिफरेंट कैपेसिटेंस होते हैं, एक डिफ्यूजन एक डिप्लीशन। दो कैपेसिटेंस हमने पढ़े थे, एक फॉरवर्ड बायस में बन रहा था और एक रिवर्स बायस में बन रहा था। तो यहाँ पे ड्रेन और सबस्ट्रेट के बीच में, यहाँ पे ड्रेन और सबस्ट्रेट के बीच में भी एक कैपेसिटेंस यहाँ हमको दिखाई देगा, और इसको हम क्या देंगे, CDS, हम लोगों ने जब चैनल टैपरिंग की बात की थी तब ये डिस्कस किया था कि हाँ भाई इस
यहाँ पे वोल्टेज देने की वजह से ये पीएन जंक्शन की जो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करती है, उसका भी इफेक्ट चैनल पे पड़ता है। अभी इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है, कैसे ये चैनल को अफेक्ट करता है। बट अभी हमें ये देखना है कि हाँ भाई ये कैपेसिटेंस भी है सीडीएस, ठीक। तो ये बेसिकली जितने कैपेसिटेंसेस और रेजिस्टेंसेस हमने देखे, ये बेसिकली तुम्हारा क्या शो कर रहे हैं, जो तुम्हारे मॉसफेट है, मॉसफेट का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट्स से ये हमारा गेट टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो, लेट्स से इस पॉइंट को हमने, ये पॉइंट को हमने ए पॉइंट बोल दिया, ये पॉइंट भी ए रहेगा, ये वाला पॉइंट भी ए रहेगा, है ना। अब इधर साइड पे लेट्स से इस पॉइंट को हमने कहा बी, ठीक। तो ये भी बी है। अब देखो, ड्रेन, ये हमारा लेट्स से ड्रेन है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हमारा सोर्स है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कहीं पे सोर्स है ना। तो आप ध्यान से देखो, ड्रेन और इस ए पॉइंट के बीच में, ठीक है, ड्रेन और इस ए पॉइंट के बीच में लेट्स से मेरा ये ए पॉइंट यहाँ कहीं पे, ड्रेन और ए पॉइंट के बीच में ये आरडी रेजिस्टेंस लगा है, ठीक। तो एक तो ये आरडी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दो, ठीक। अब ध्यान से देखो, गेट और ए पॉइंट के बीच में ये दो कैपेसिटेंसेस पैरेलल में लगे, गेट और ए पॉइंट के बीच में ये दो कैपेसिटेंसेस पैरेलल में लगे। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पैरेलल कैपेसिटेंसेस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ले रहे हैं, ठीक। और इसको हम बोलेंगे सी जी डी टोटल, सी जी डी टोटल। ये किसके, यहाँ कहाँ बनेगा, गेट और ए पॉइंट के बीच में। इसको हम क्या लिखते हैं, सी जी डी टोटल ना। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है। लेट्स से हमने कहा बी पॉइंट यहाँ पे, ठीक। तो बी, ए से बी के बीच में यहाँ पे ऐसे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा। डिपेंडेंट करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। तो ए टू बी क्या है, जीएम वीजीएस डैश। अभी समझ में आएगा कि ये वीजीएस डैश क्या है, ठीक ना। अब इधर देखो, बी पॉइंट और गेट के बीच में, गेट और बी पॉइंट के बीच में ये दो पैरेलल कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस, एक नॉर्मल कैपेसिटेंस, ठीक। तो इन दोनों का भी हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और उसको लिख देंगे सी जी एस टी, सी जी एस टी, ठीक। और वो कहां बन जाएगा, ये यहाँ पे। क्या हो गया, सी जी एस टी। बी पॉइंट और सोर्स के बीच में एक ही रेजिस्टेंस लगा है आर एस, ठीक। तो ये यहाँ पे ये हमने आर एस लगा। ये ए और बी पॉइंट हमारा केवल अजम्पशन है चीजों को समझने के लिए, प्रॉपर्ली कनेक्शन करने के लिए, ठीक। तो इतना तो हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक। और कुछ नॉन आइडियल इफेक्ट जिसकी वजह से ये सीडीएस जनरेट हुआ, और एक और रेजिस्टेंस आरडीएस, अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि आरडीएस क्या है, ठीक है। तो
ये एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस भी इस इक्विवेलेंट मॉडल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ड्रेन और ये जो बी पॉइंट है इनके इन बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस। ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ इक्विवेलेंस यहाँ पे शो नहीं किया है, ठीक है। इसको अभी ये बेसिकली अकर करता है, ये जो यहाँ पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है, अभी समझेंगे कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या है। जैसे वहां पे जब बीजेटी हमने पढ़ा था तो वहां हमने बात की थी बेस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक, कैसे तुम्हारी बेस वेव चेंज हो रही थी वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये आरडीएस क्या है, ठीक। तो एक रेजिस्टेंस आरडीएस और एक ये सीडीएस, इनको यहाँ पे और यूज करें। तो इन जनरल अगर हम स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल की बात करें तो मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल कुछ इस तरह है, ठीक है, जिसमें सारे कैपेसिटेंसेस और रेजिस्टेंस सारी चीजें आपने क्लियरली समझी कि हाँ भाई कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। नाउ अब अगर हम बात करें कि हमें ये जो सर्किट है, जो अपना मॉसफेट है, ये हमने किसी एम्पलीफायर सर्किट में लगाया है, और वो एम्पलीफायर सर्किट बेसिकली एम्पलीफाई कर रहा है एक ऐसे सिग्नल को जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक। तो स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है, जहां पे स्मॉल सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी का है, तो उस केस में जो अभी हमने ये सर्किट पढ़ा, ठीक है, ये वाला, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब चेंजेस क्या होंगे, जो ये तीनों कैपेसिटेंसेस हैं, देखो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है इन जनरल फॉर अ कैपेसिटेंस एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी। लेट्स से हम ये फ्रीक्वेंसी को काफी स्मॉल कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, ठीक है। जब जैसे जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो इम्पीडेंस है एक्सी, ये तुम्हारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, राइट। तो अगर हम ये कहें कि ओमेगा जो है वो हमारा जीरो हो गया, दैट मींस एक्सी जो होगा वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लो फ्रीक्वेंसी की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, और उनके स्मॉल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो ये कैपेसिटेंसेस लगे, इन कैपेसिटेंसेस का इम्पीडेंस काफी हाई है। तो इनको हम इन कैपेसिटेंसेस को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओपन सर्किट से, इन कैपेसिटेंसेस को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओपन सर्किट से, ठीक है। तो उस केस में उस केस में लेट्स से गेट यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था, ठीक है, यहाँ एक ये लगा हुआ था, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ था इंजन में, जो अभी हमने नॉर्मल मॉडल बनाया था हम उसी को एक बार दोबारा से यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह का मॉडल हमने भी देखा। तो जब हम स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल लो फ्रीक्वेंसी के लिए बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये कैपेसिटेंस ओपन सर्किट, ये कैपेसिटेंस भी ओपन सर्किट, ये वाला कैपेसिटेंस भी ओपन सर्किट, ठीक। एंड
वन मोर थिंग कि हमने लो फ्रीक्वेंसी के लिए एक की कैपेसिटेंस सारे ओपन सर्किट हो गए। दूसरी चीज ये जो आरएस और आरडी है इनको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, आरडीएस को नहीं निग्लेक्ट करेंगे, बट आरएस और आरडी को, मीनिंग जो हमारे ड्रेन और सोर्स के एसोसिएटेड रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये रेजिस्टेंस और ये resistance, इनको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का। तो लो फ्रीक्वेंसी मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो तुम्हारा सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा, वो कुछ इस तरह। ना अब बात कर लेते हैं जो अभी हम इतनी देर से VGS डैश यहाँ पे लिख रहे हैं उसका क्या इश्यू है। ठीक है, तो देखो VGS जो हम वोल्टेज VGS पढ़ते हैं वो वोल्टेज क्या होगा, VGS की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गेट पे पॉजिटिव और यहाँ सोर्स टर्मिनल पे नेगेटिव। ठीक, हम इन जनरल जब हम बात करते हैं कि ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है जो कि इस चैनल को अफेक्ट कर रहा है, बट ओरिजिनली हमारा जो यहाँ पे चैनल क्रिएशन और चैनल में जो चेंजेस होते हैं, चैनल में जो इन्वर्जन होता है, वो बेसिकली इस कैपेसिटिव एक्शन की वजह से होता है। मीनिंग इस मेटल प्लेट और यहाँ जो चैनल का सेमीकंडक्टर है, इनके बीच में जब कैपेसिटिव एक्शन होता है तब हमारा यहाँ पे चैनल इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, मीनिंग हमने ये डिस्कस किया था कि भाई बेसिकली हम चेक करते हैं इस यहाँ पे चैनल में जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया और जो गेट पे वोल्टेज है, चैनल और गेट के वोल्टेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होता है। चैनल और गेट के पोटेंशियल डिफरेंस पे बेसिकली डिपेंड करता है कि भाई कितना यहाँ पे चैनल में चार्ज डिफ्यूज हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक, बट देखो ये जो रेजिस्टेंस है, जब आप सोर्स और गेट के वोल्टेज की बात करते हो तो ये वाला रेजिस्टेंस भी है जिसको हम इनिशियली कंसीडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, जब नॉर्मल हम इसका स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग पढ़ रहे होते हैं, तब हम नॉर्मल बोलते हैं कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो इसको अफेक्ट कर रहा है चैनल को, तब हम इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे होते। ठीक, बट अगर इक्विवेलेंट सर्किट में देखो तो भाई हमें ये चीज क्लियर होती है कि ये रेजिस्टेंस भी, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इस कैपेसिटिव एक्शन को रिड्यूस कर रहा है बेसिकली। मीनिंग जो हमने गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया उसका कुछ पार्ट यहाँ रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया। ठीक, मीनिंग अगर हमने गेट टू सोर्स से हमने अप्लाई किया है 5 वोल्ट, ठीक, और इस रेजिस्टेंस ने 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप दे दिया, तो यहाँ पे इस बी टर्मिनल और इस गेट के बीच में जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है वो 4 वोल्ट के आसपास है, और ये 4 वोल्ट है जो इस चैनल को अफेक्ट कर रहा है। जो इस आरएस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप हमारे चैनल को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अब अगर यही बात अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट से देखें तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जिसको हम 5 वोल्ट बोल रहे हैं वो ये वाला है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, जबकि जो तुम्हारा वोल्टेज 4 वोल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बेसिकली चैनल को अफेक्ट कर रहा है, वो गेट और इस बी टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, और उसी को हमने क्या लिखा है, VGS डैश। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, जब आगे एम्पलीफायर सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे मतलब एनालॉग सर्किट में जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इस बात को ध्यान रखना कि जो ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है, इसके साथ जो ये VGS वोल्टेज लेते हैं वो बेसिकली इस रेजिस्टेंस को हटा के, मतलब मीनिंग इस इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ठीक, जो वोल्टेज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है गेट और इस टर्मिनल के बीच में, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज लेते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लगा होता, जैसे यहाँ पे जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने उस सोर्स रेजिस्टेंस को हटा दिया, ठीक, तो अब इन इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज देखो,
जिसको हम वहां पे VGS डैश बोल रहे थे, या सोर्स और गेट के बीच का टर्मिनल देखो, यहाँ पे दोनों ही वोल्टेज इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वो जो सोर्स रेजिस्टेंस था उसको निग्लेक्ट कर दिया, मीनिंग सोर्स रेजिस्टेंस की वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। Now, अब इतना जितना भी हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल मॉडल में हमने डिस्कस किया है, तीन मॉडल के कि किस तरह से कौन कौन सा कैपेसिटेंस होता है, किस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, उसमें कहीं किसी या लो फ्रीक्वेंसी का जो हमने सर्किट बनाया उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब हमने यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ा था GM, ठीक है, एक टर्म ये पढ़ा RDS, ठीक। इनका ये बेसिकली क्या है, GM तुम्हारा क्या है, GM तुम्हारा ट्रांस कंडक्टेंस हमने बताया, और RDS की बात। तो पहले थोड़ा सा RDS को देख लेते हैं। इन जनरल जब हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी मॉसफेट की, ड्रेन करंट मॉसफेट की जब बनाई थी, मतलब ड्रेन करंट मतलब IT और VDS के बीच में जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो वो ग्राफ इनिशियली ऐसे लीनियरली वेरी करता था, देन पैराबोलिकल, और ऐसे फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसे कांस्टेंट हो जाता। और हमने यहाँ पे बताया कि भाई ये जो वोल्टेज है, ठीक, जहां से ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा ये करंट, उसको हमने V सैचुरेशन या ओवरड्राइव वोल्टेज बोला था, है ना। तो इन जनरल हमने क्या माना कि भाई सैचुरेशन रीजन में यहाँ पे ये जो करंट है वो विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एकदम कांस्टेंट है, बट ड्यू टू सम नॉन आइडियल इफेक्ट्स जिसको हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक। तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की वजह से यहाँ पे ये जिसको हमने कांस्टेंट पूरी तरह से बोला है, ये कांस्टेंट ना होके इसमें कुछ ऐसे टिल्ट होता है। और ये जो RDS की बात हो रही है, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो RDS की बात हो रही है, ठीक है, ये बेसिकली इसी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के इफेक्ट को शो करता है। ये RDS जो है वो बेसिकली इसी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के इफेक्ट को शो करता है, ठीक। अगर हम इन जनरल RDS की बात करें तो RDS क्या है, RDS है चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन ड्रेन करंट ड्यू टू चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ध्यान करो कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया है मॉस्फेट का, उसमें हम लोगों ने RDS को कैलकुलेट भी किया था। वहां पे हमने वहां पे उन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया था वो RD के टर्म में दिया था, ठीक, इन जनरल, ठीक। तो RDS क्या है, तुम्हारा आउटपुट रेजिस्टेंस VDS अपॉन IT, डेल्टा ID, मीनिंग आप जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में जब कोई चेंज कर रहे हो, उस चेंजेस की वजह से जो करंट ID में चेंज हो रहा है वो बेसिकली क्या है, RDS, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मेजर करोगे तो RDS की कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, मीनिंग इस तरह से कुछ, ये डेल्टा ID और डेल्टा VDS। नाउ अब अगर हम सैचुरेशन रीजन की बात करें तो आइडियली सैचुरेशन रीजन में RDS की वैल्यू, ठीक, क्या होनी चाहिए, ऐसे फ्लैट है, कोई स्लोप नहीं है, ठीक। तो RDS की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, स्लोप 0 है, ID अपॉन VDS, यहाँ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ID बाई VDS,
इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आईडी बाई वीडीएस, है ना। और जब 1 अपॉन स्लोप करोगे तो वो आरडीएस शो करेगा, और वो आरडीएस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। आइडियली फॉर सैचुरेशन रीजन आरडीएस कितना रहता है, इनफाइनाइट रहता है, बट ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आरडीएस की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। इंफिनिटी क्यों आया, क्योंकि आइडियली ये जो होता है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी स्लोप जो है, स्लोप है आईडी अपॉन वीडीएस, स्लोप क्या है, 0, इस रीजन में